कहाँ तक हुआ था? हाँ, रेशमिक मिक्सचर हो गया था, डायस्टेरियोमर हो गया था, मीसोमर पढ़ा ही दिए थे, मीसोमर पढ़ा दिए थे ना। हाँ, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ा रहे तो वहां लिखाए रहे थे मीसोमर। हाँ, पढ़ोगे नहीं कुछ, उसके बाद कहोगे नहीं। देखो जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री लिखवाया है, जब मीसो कंपाउंड ही लिख लो। मीसो कंपाउंड, if compound can be divided into two equal half and one is mirror image of other, one is mirror image of other। यहां पर ध्यान दो, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। यहां पर ध्यान दो, इधर सभी लोग ध्यान से देखें, जैसे ये OH है, ये H, C डबल OH, ये H, C डबल OH, ये OH। अब ये ध्यान देना, ये कायरल कार्बन है, दो कायरल कार्बन है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, दोनों एक दूसरे मतलब ये पार्ट एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज है। अब यहां पर ये ऊपर वाला कायरल कार्बन अगर लाइट को दाएं दिशा में घुमाना चाह रहा है तो नीचे वाला कायरल कार्बन ऊपर दिशा में घुमाना चाहेगा, मतलब ये नीचे सीधे निकल जाएगा, सीधे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो इनएक्टिव है। और इस तरह के कंपनसेशन को क्या कहते हैं, इंटरनल। आपको बताया था जैसे एक हाथ दूसरा काम करे, दूसरा हाथ दूसरा काम करे, उसका अपोजिट काम करे, तो इस तरह के कंपनसेशन को कहते हैं इंटरनल कंपनसेशन। तो ये हो गया, आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा दिए थे कल, लेक्चर पे खत्म हो गया था। अब यहां पर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर अगर आपसे कहा जाए, ऑप्टिकल आइसोमर यहां पर अगर कहा जा रहा है कि आपको नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर बताना है, तो ध्यान से देखिएगा भैया, यहां पर कंडीशन ए, पहली कंडीशन है, इफ कंपाउंड कैन नॉट बी डिवाइडेड into two equal half, if compound can not be divided into two equal half, अगर कंपाउंड को आप दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहां पर पहला ध्यान दो, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म को आप A से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा 2 पावर n, 2 पावर n, n नंबर ऑफ कायरल कार्बन है, नंबर ऑफ रेशमिक मिक्सचर पेयर R से रिप्रेजेंट करेंगे, A/2 या 2 पावर n-1। ध्यान देना, ये ध्यान बेटा,
देखो एक्टिव मतलब फॉर्म में एक फॉर्म होता है डी और दूसरा फॉर्म होता है एल। तो डी भी एक्टिव है और एल भी क्या है, एक्टिव है। लेकिन डी और एल एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज हैं। डी और एल एक दूसरे क्या हैं, मिरर इमेज हैं। तो डी और एल मिलाएंगे तब रेशमिक मिक्सचर बनेगा। मतलब दो एक्टिव फॉर्म को मिलाने पर एक रेशमिक मिक्सचर बनेगा। चार मिलाएंगे तो दो बनेगा। मतलब जितना मिलाएंगे उसका आधा कर दो। तो कितना एक्टिव फॉर्म है, ए को आधा कर दो तो ये जाएगा रेशमिक मिक्सचर पेयर। यहां पर तीसरा नंबर ऑफ इनांसियोमेरिक पेयर। यहां पर क्या हो जाएगा, वही इनांसियोमेरिक पेयर A/2। डी और एल एक दूसरे के इनांसियोमर हैं, एक दूसरे क्या हैं, इनांसियोमर। तो डी और एल मिलके एक पेयर बनाएंगे तो जितना एक्टिव है उसका आधा पेयर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ इनांसियोमेरिक पेयर में कहा है केवल इनांसियोमर कहा जाए, तब दो से डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है। डी नंबर ऑफ मीसोमर, नंबर ऑफ मीसोमर एम से रिप्रेजेंट करेंगे। कितना भैया, 0। कितना हो जाएगा, 0। ई नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर A+M 2^n। अच्छा, मीसोमर अभी आपने पढ़ा, मीसोमर किसे कहते हैं, जब दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देंगे तो मीसोमर कहेंगे। और यहां पर आपकी हेडिंग है कि दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब मीसोमर क्या होगा, 0 होगा। मीसोमर क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम। चलो यहां पर ध्यान देना सभी लोग ध्यान से देखिएगा। इधर इसको कहेंगे डी ग्लूकोज। क्या कहेंगे, डी ग्लूकोज। भैया ये डी ग्लूकोज कहने का क्या मतलब है, ये डी ग्लूकोज कहने का क्या मतलब है। इधर ध्यान सुनो, नीचे वाले दोनों कार्बन, ये नीचे के OH अगर एक तरफ हैं तो D, यही दोनों OH अगर अपोजिट कर दो तो L। ऊपर इसके बाद वाले OH किधर है, इससे मैं कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो डी ग्लूकोज। अच्छा, ये कैपिटल डी लिखा गया है, इस डी का मतलब डेक्स्ट्रो नहीं होता। डेक्स्ट्रो में स्मॉल डी लिखते हैं, वीवो में स्मॉल एल लिखते हैं। यहां पर कैपिटल डी या कैपिटल एल लिखेंगे। तो अगर ये दोनों OH एक साइड में है तो कैपिटल डी, अपोजिट साइड में है तो कैपिटल एल। नेचर में जितने भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाएंगे सभी डी टाइप के होंगे। तो ये चीज रहेगा। कितने कायरल कार्बन है भैया, 4। कायरल कार्बन का मतलब जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों। अच्छा ध्यान दो, डी ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन हैं, 4। अल्फा डी अगर कह दे तो 5, बीटा डी कह दे तो 5। अल्फा डी और बीटा कहीं कहां पे ऊपर लिख लेगा नोट करके, अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज है 5 कायरल कार्बन। ठीक बेटा, यहां पर अल्फा डी ग्लूकोज अगर ऐसे लिख दे तो यहां पर 5 कायरल कार्बन होगा। पढ़ाएंगे जब बायोमॉलिक्यूल पे पहुंचेंगे तो वहां पर बताएंगे। ठीक है, चलो अब यहां पर ए कितना हो जाएगा, ए मतलब ए का मतलब ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म, तो 2^n कितना भैया, 16। आर कितना बेटा, 16/2 कितना, 8 आर। और क्या, ई A/2 वही 16/2 कितना भैया, 8। M 0, A+M 2^n
16 हो जाएगा। ये फ्रक्टोज है। अगर कार्बोहाइड्रेट में 6 कार्बन है तो तीसरे कार्बन का OH हमेशा बाएं साइड में रहेगा। क्या डी फ्रक्टोज का है या एल? नीचे वाले दोनों OH को देखना है एक तरफ, डी। ये ध्यान दो कितने कार्बन रहे यहाँ? 3। तो ध्यान दो अगर ये अल्फा या बीटा डी कर देंगे तो एक कार्बन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? ये OH आके इससे जुड़ जाता है, या यहाँ पर OH 5वें कार्बन का आके इससे जुड़ जाता है, तो एक जो है और कायरल बन जाता है। ठीक है, तो ए कितना बेटा? 2 पावर n 2 पावर 3 मतलब 8। आगे बोलना, R कितना? 8/2 4। E कितना बेटा? 8/2 4। M कितना? 0। A प्लस M कितना? 8। चलो आगे भैया, रिमूव कर रहे हैं। हाँ दिख रहा है? देखना बेटा, पार्ट बी, if compound cannot be divided into 2 equal half, कंपाउंड कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। कंपाउंड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहां पर फिर से पहला पॉइंट हो जाएगा, इफ कायरल कार्बन इज इवन यहां पर A 2 पावर n माइनस 1, R A/2, E A/2, M 2 पावर n by 2 minus 1, A R E समझ रहे हो ना? A प्लस M यहां पर ये टार्ट्रिक एसिड है, सॉरी मीसो टार्ट्रिक एसिड कहेंगे। ध्यान दो, इसका नाम है टार्ट्रिक एसिड, लेकिन चूंकि 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा तो क्या कहेंगे? मीसो टार्ट्रिक एसिड। यहां पर ध्यान देना बेटा, सभी लोग ध्यान से देखो। ए कायरल कार्बन कितने हैं? 2, तो A क्या आ जाएगा? 2 पावर 2 माइनस 1, 2 पावर 1 दैट इज 2। कैसे 2 होंगे? देखो ऐसे, देखो समझो, ऐसे 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 दिख रहा है ना, सेम फिंगर। ठीक है, तो ये तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, मिरर इमेज होगा, मतलब प्लेन हाफ सिमेट्री इनएक्टिव है। लेकिन अगर इसकी मुंडी ऐसे घुमा दिया जाए, अब ऐसे कर दो, तो ये तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा ना, तो डिवाइड नहीं हुआ, तो ये खुद एक्टिव है और इसका इमेज एक्टिव होगा।
तो दो एक्टिव हो गए ना, मतलब ये खुद एक्टिव और इसका इमेज एक्टिव, दो हो गया। ठीक है, और हाँ अब यहां पर आर कितना बेटा, इन्हें दो है तो 2/2, एक ई कितना 2/2, एक एम कितना 2 पावर, यहां पर 2 पावर n/2 - 1, तो 2 पावर 2/2 - 1, तो 2 पावर 0 बराबर 1 मेसोफार्म होगा, जो आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है, जो आपके सामने। और टोटल 2 + 1 3, जैसे बताया ना, जैसे ये देखो ये हो गया, ये हो गया, इसका इमेज हो गया। ठीक है, तो मतलब इसी मुंडी घुमा दो, सीधे रोच इधर कर दो, एच उधर कर दो। If chiral carbon odd, यहां पर A R = A/2 हो ही जाएगा। A क्या हो जाएगा, 2 पावर n - 1 था ना, प्लस 2 पावर n/2 -12, E A/2 m 2 पावर n/2 -12, A + m। अब ध्यान दो, इधर आ ना बेटा, ये m है और यही यहाँ जोड़ा गया है, सॉरी थोड़ा सा गलत करा बेटा, ये साइन माइनस में रहेगी, ये माइनस में रहेगी। ठीक है, तो यहां पर माइनस में है और यहां ये उठा के जोड़ोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा 2 पावर n - 1। अच्छा याद कैसे करोगे, ध्यान दो, यहां पर m क्या लिखे थे, यहां पर वही क्या कर दिए हो, हाफ, क्या कर दिए हो, हाफ। यहां पर a = 2 पावर n - 1 था ना, यहां पर a = 2 पावर n - 1 माइनस ये जो m है वही माइनस किया गया है। ठीक है, अच्छा यहां पर ध्यान देना, अगर इंडिपेंडेंटली रटोगे तो भूलोगे। आप सोचो एक एक करके रट लें तो भूल जाएगा, फिर भूल जाओगे, फिर रटोगे, फिर भूल जाओगे। तो कंपेयर करके तीनों को एक साथ याद करो कि दोनों में क्या अंतर किया जा रहा है तीनों में। जब कंपेयर करके कोई चीज याद की जाती है तो भूलती नहीं फिर वो, समझ बेटा। तो ये हो जाएगा, कितने कायरल कार्बन हो गए, 3। अब बताओ A = 2 पावर 3/2 माइनस, सॉरी गलत बोल रहे हैं, 2 पावर n - 1 है ना, तो 2 पावर n - 1 माइनस 2 पावर n/2 -12, तो यहां पर 2 पावर 3 - 1 माइनस 2 पावर 3/2 -12, तो 2 पावर 2 माइनस 2 पावर 1 4 माइनस 2 बराबर 2। आर में कुछ याद नहीं रखना है, 2/2 1, ई में कुछ याद नहीं रखना है, 2/2 1, एम में कितना बेटा, एम में एम में 2 पावर n/2 -12, 2 पावर कितना 3/2 -12, तो 2 पावर 1 दैट इज 2। A + m 2 पावर n - 1
x⁴ दैट इज 4। अब समझिए, ध्यान दो, हम बना के बताने तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन समझना है, समझ सकते हो। ये किस फॉर्म में लिखा है? मीसो फॉर्म में लिखा है, नहीं लिखा है? भाई देखो, ये ध्यान दो, यहां पर एक लाइन खींचो, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? मीसो हो गया ना। ये सीएल ऐसे ही रहने दो, ये जो 2 लिख तो चुके होंगे, लिख चुके होंगे ना बेटा। इस एच को, सीएल को एच कर दो और एच को सीएल कर दो, अभी भी ये मीसो है। भाई मिरर इमेज ना, तो जब यहीं से कट करेंगे तो एच के ऊपर एच आएगा, सीएल के ऊपर, मतलब बीच देखो ऐसे था, बीच में है, मान लो बीच में जो है उसको ऐसे रहने दो, बीच में कुछ भी ऐसे है रहने दो, है ना, तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। अब की बार दोनों की मुंडी इधर घुमा दो, ऐसे इधर घुमा दो, ऐसे बीच वाला वैसे रहने दो, तो फिर तो डिवाइड हो जाएगा। तो एक बार ये दोनों सीएल इधर, तीनों सीएल इधर थे, तो ऐसे कट किए तो सीएल के ऊपर सीएल आ रहा था, इधर एच था तो एच के ऊपर एच आ रहा था। अब दोनों एच इधर कर दिए, सीएल इधर कर दिए, फिर कट करना है, फिर सीएल के ऊपर सीएल आ रहा है, एच के ऊपर एच आ रहा है, लेकिन इधर तीनों एच एक तरफ थे, अब की बार तीनों एच एक तरफ नहीं है, 2 एच और 1 सीएल है, 2 सीएल और 1 एच है। अच्छा, इधर आगे बताओ, जब ऐसे लिखा गया था, ये ध्यान दो, फिर से इसको दिखा है, जब ऐसे लिखा गया था ये क्या एच, ये सीएल, एच सीएल, ये एच, ये सीएल, तो इसका मिरर इमेज बनेगा ना। ये तो एक्टिव फॉर्म है, सॉरी एक्टिव फॉर्म नहीं है, ये इनएक्टिव है, मीसो है। तो इसमें से क्या करो, किसी एक सीएल की मुंडी इधर कर दो, जैसे एच इधर कर दो, सीएल इधर कर दो, तब तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा ना, और उसका इमेज बना दो तो 2 एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, चलो। तो ये था नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। चलो 1-2 क्वेश्चन सब पूछे गए क्वेश्चन है, देखिएगा। हाउ मेनी स्टीरियो isomer is formed by what is formula of optically active alkane with minimum molecular mass? दोनों का आंसर बताओ। बी का 4, पहले का 4।
एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बुक में बना हुआ है। हाइड्रोजनेशन ऑफ गिवन कंपाउंड in the presence of poisoned palladium catalyst gives an optically active compound an optically inactive compound racemic mixture diastereomeric mixture। डायस्टेरियोमेरिक मिक्सचर क्या होगा भैया? पहले में क्या होगा, यहां पर ध्यान दो, यहां पर सिस ट्रांस हो जाएगा, ठीक है, और कायरल कार्बन है तो यहां पर डी और एल हो जाएगा। बात हो रहा है भैया? तो सिस ट्रांस और डी और एल, ध्यान से रखिएगा। जब इस तरह से पूछा है कितना स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो कर रहा, ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल नहीं कर रहा, तो स्टीरियो में दो पार्ट हैं, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल, दोनों कंसीडर करेंगे। तो जहां पाई बॉन्ड होगा वहां ज्योमेट्रिकल देखेंगे, और जहां पर कायरल कार्बन होगा वहां पर ऑप्टिकल देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप इसको पढ़े हो ना, आज मान लो पढ़ा दिया गया, वो दिमाग में बना रहेगा, भले भूल जाओगे। यही क्या करेगा, ध्यान देना, कुछ बुक ने इसको क्या किया है, ये बना दिया है। अब बताओ, तो जब ऐसे देखोगे तो समझ में आएगा, हाँ ये तो पढ़े थे, लेकिन एक एक अक्षर ध्यान में नहीं आएगा। धुंधली में ध्यान में आएगा, हाँ इसको पढ़ा गया था, आंसर भी ध्यान में आया तक 4 पढ़े थे। अब सिस ट्रांस गायब हो गया, क्यों? चूंकि इस कार्बन के दोनों एच क्या हैं, सेम है, कार्बन के दोनों एच सेम है, तो इसका मतलब सिस ट्रांस नहीं है, अब केवल डी और एल है। चलो भी करा देते हैं, इसको भी करा देते हैं, ठीक है। तो इन हर छोटे बिंदुओं पर ध्यान रखना है। चलो, तो यहां पर क्या था, यहां पर क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं। ये देखो, कायरल कार्बन है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास रखना है इसमें, ये केवल C3H7 और ये साइकिल रिंग का डिफरेंस है। तो जो साइक्लिक रिंग है ये जान रहे हो क्या है, C3H5 है, C3H क्या है, और यहां पर H क्या है, 7,
अब अगर ये साइक्लिक रिंग वाला ना होता, ये एक बार AIEEE में पूछा गया, इंजीनियरिंग का ज्ञान जो पहले हुआ करता था, ठीक है। तो यहां पर तब ये आंसर सही हो जाएगा। अच्छा इधर ध्यान दो, इधर अगर इस कार्बन को देखो तो ये कायरल कार्बन है, क्या है भैया, क्यों कायरल कार्बन है, 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, कैसे, H Me, इधर ट्रिपल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड जुड़ा है ना। यहां पर क्या कहा गया, पॉइजन्ड प्लेडियम, क्या कहा गया, पॉइजन प्लेडियम। थोड़ा यहां पे आओ, इधर ध्यान देना, पढ़ाएंगे आपको हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। किसकी प्रेजेंस में जुड़ेगा, मेटल की। मेटल आपके क्या है, प्लेटिनम, प्लेडियम, निकल 200 डिग्री सेल्सियस reduces almost all functional group except alcohol। एल्कोहल को छोड़कर लगभग सभी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। और जब तक प्रॉपर्टी नहीं जानोगे तब तक इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बताओगे। तो ध्यान दो, यहां पर हाइड्रोजन के साथ मेटल, मतलब मेटल में या तो प्लेटिनम होगा या प्लेडियम होगा या क्या होगा, निकल होगा। चले आगे, इधर आओ। तो फंक्शनल ग्रुप में ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा, मतलब डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस करने का मतलब हाइड्रोजन जोड़ देना, तो ये बॉन्ड टूटेगा और क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। ये बॉन्ड टूटेगा और क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। फिर से हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, इधर ध्यान देना, हम आंसर नहीं बताएंगे, आपसे आंसर जानना चाह रहे हैं। यहां पर ध्यान दो, ये RC ट्रिपल बॉन्ड CR है, यहां पर H2 प्लेडियम लिए हो, R CH3 CH2 CH2R हो जाएगा। यहां पर H2 प्लेडियम और VaSO4 लिए हो, ये RH C डबल बॉन्ड CH, ये R हो जाएगा। ये पॉइजन है, कैटलिस्ट पॉइजन है। यहां पर RCH CHR, यहां पर H2 प्लेडियम VaSO4, नो इफेक्ट। अब बताओ इसका क्या आंसर दिया जाए। आंसर अगर हम ही देना है, बताओ पट से देखे बगल हो या आप सोच रहे हो। क्या आंसर दिया जाए, बंदो पीछे खड़े हो जाओ, येलो शर्ट, हाँ क्या आंसर दिया जाए, ऑप्शन सी। ठीक है, बैठ जाओ। तुम खड़े हो पीछे, अरे इनके पीछे, हाँ क्या नाम है, शिव प्रसाद। क्या आंसर दिया जाए, आजकल फरार ज्यादा हो रहा है क्लास से। अच्छा, रेगुलर रहोगे बेटा तभी फायदा मिलेगा। ये सब्जी खरीदारी दुकान थोड़े चल रही है, हाँ? तब करना पड़ेगा। हाँ बताओ क्या आंसर दें, सोचे रहो सभी, बोलो भैया पीछे आप बेटा। हाँ बी, आप बोलो बेटा बी। हाँ यस, सही आंसर आप लोगों का। बैठ जाओ बेटा, आंसर बी होगा। क्यों, इतना तुमने समझा दिया ना कि ये अगर पॉइजनिंग किए हो तो ये ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है ना। तो ये अगर पॉइजनिंग हो गई है तो यहां तो छेड़छाड़ नहीं होगी, होगी नहीं, कोई फर्क पड़ेगा, डबल बॉन्ड को नहीं कुछ किया ना,
लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को क्या किया हाइड्रोजन में। अब ये इस कार्बन को कायरल कार्बन कह रहे थे ना, अब इससे क्या जुड़ा एच, इधर देखो CH, ये CH डबल बॉन्ड CH डबल, ये एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद Me, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो जब सेम हो जाएगा इसका मतलब एक कायरल कार्बन रह गया, कायरल कार्बन नहीं रह गया ना भैया। तो यहां पर तो क्या बोलेंगे ये अब ऐसे तो समझ में आ रहा है कि ध्यान दो, जो ग्रुप ये है वही ग्रुप तो ये है, और ये कार्बन कायरल रह गया नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया, पहले एक्टिव था अब क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। बात क्लियर, चलो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। represented by number of stereoisomer represented by बताओ 2 4 6 8, तो अब की क्या हो जाएगा, ये सिस ट्रांस तो नहीं रहा ना, अब की केवल क्या रहा यहां पर D प्लस L, D प्लस L। चलो बेटा, चलो अब ये टॉपिक खत्म हुआ, खत्म करते हैं। रिमूव करें बेटा, चलो भैया अब लास्ट टॉपिक है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा कि RS टाइप का जो नोमेनक्लेचर है ये सब है सिलेबस में, रिमूव कर दिया गया है, नहीं है नहीं, हम तो पढ़ा ही देंगे, हमें कुछ करना नहीं है, फालतू में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अगर होगा तो थोड़ा सा पढ़ा देंगे। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या हुआ, सिलेबस लाइव तो देखो ना, फिर लिखिएगा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, लिखिएगा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इनफाइनाइट नंबर ऑफ मूवमेंट, लिखिएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ मूवमेंट्री अरेंजमेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मूवमेंट्री अरेंजमेंट। अब यहां पर स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म दिया है, समझ रहे ना, तो उसमें क्लियर नहीं दिया है कि RS है या नहीं है, तो स्टीरियो में तो पढ़ा दिया ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ मूवमेंट्री अरेंजमेंट, that arises due to free rotation of single bond
चूंकि ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ रहे हैं ना भैया, ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कह देते हैं। वास्तव में कोई भी सिंगल बॉन्ड हो, वास्तव में कोई भी सिंगल बॉन्ड हो, मिनिमम नंबर ऑफ एटम should be 4, should be 4. Question: which one of following cannot represent conformational isomerism? कन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म कौन रिप्रेजेंट कर सकता? हाँ, क्या बोल रहे हो? और अब भैया डी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। क्यों पढ़ाए थे? यहां पर बनाना बॉन्ड बनता है, बनता है ना, तो ये सिंगल बॉन्ड है दोनों बोरान के बीच में, दोनों बोरान के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और क्या लिखे हो? फ्री रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। यहां पर ध्यान दो, N2H4 बैठ जाओ, ये H, यहां पर तो सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यहां पर भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो फ्री रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ एथेन। यहां पर ध्यान देना, देखना बेटा, एथेन की बात करें, ये H, ये H, ये H, ये H है। यहां पर साहार्स स्ट्रक्चर, साहार्स स्ट्रक्चर देखेंगे। देखो ऐसे समझो, ये कार्बन है, ऐसे देखो ध्यान से,
कार्बन है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, ये कार्बन है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, ऐसे देख रहे हो, ऐसे, ठीक है। हाइड्रोजन 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 1 2 3, 1 2 3, ये देखो, इनके बीच में एंगल देखो, इनके बीच में एंगल देखो, ऐसे दिखा रहा है ना, एंगल क्या है, ऐसे कर दो, पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया, पैरेलल है, मतलब एंगल कितना है, 0, जब पैरेलल है तो 0 है, ऐसे दिखा रहे हैं ना भाई, ऊपर नीचे करके दिखा रहे हैं, ऐसे कर दो तो पैरेलल है एक दूसरे के, नहीं भाई, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, नीचे वाले को ऐसे रहने दिए, इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दिए, इसको 60 डिग्री से क्या किए, रोटेट कर दिए, तो अब ये दोनों ऐसे हो गए। अगर इसको ऊपर लाए थोड़ा सा, देखो इसको ऊपर ले जाएं तो ये पैरेलल दिख रहा है, ये नीचे हो गया, तो कुछ एंगल बना कि नहीं बना, यहाँ पर ये पैरेलल थे, अब ये और ये पैरेलल रहा, ये 3 है, उल्टा कर दिया गया थोड़ा सा, ये 2 है, ये 3 है, अब तो पैरेलल नहीं ना, तो ये है सहार्स स्ट्रक्चर, क्या है, सहार्स, इसी को ऐसे देखते हैं, इसी को ऐसे देखते हैं, देखना बेटा, न्यूलैंड स्ट्रक्चर, क्या कहेंगे, न्यूलैंड स्ट्रक्चर, इधर देखना, अभी जो आपको ऐसे समझा रहे थे, देखो ऐसे भी समझा रहे थे, इसको ऐसे अब समझा रहे हैं, ऐसे समझ रहे ना, तो इन तीनों फिंगर के बीच में कोई एंगल नहीं, पैरेलल है, इसको हम 60 डिग्री से रोटेट कर दिए, ऐसे आ गया, सबको मत देखो, सबको देखो कंफ्यूजन हो, तो ऊपर इसको इसको देखो, अब ये एंगल आ गया कि नहीं आ गया, तो ये वाला ऐसे है, समझ ना, तो ये ऐसे दिखाया जाएगा तो पीछे वाला नहीं दिखेगा, आगे वाला दिखेगा, तो ये जबरदस्ती दिखाया जा रहा है, बाकी एकदम एग्जैक्ट पीछे होना चाहिए, इसीलिए छोटा सा दिखाया जा रहा है, मतलब हल्का सा दिख रहा है, समझ ना, ये चीज है। और यहां पर ध्यान देता H1 यहां पर H1 H2 H3 H1 H2 H3 C1 C2, यहां पर एंगल बिटवीन H1 C1 H2 and H2 C2 C1 are known as dihedral angle. ध्यान दो, एंगल तुम लोग ऐसे पढ़ते हैं,
जैसा ऐसा है तो ये कहा जा रहा है कि कोई एंगल है। यहाँ पर इस एंगल की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, ध्यान दो, ऐसे हम बात कर रहे हैं। ध्यान दो, जैसे मान लो ये H1 C1 ये C2 हो, H2 C2 ये क्या हो C1, तो हम इस एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। H2 C2 ये C1 यहाँ पे आके जुड़ेगा, तो H1 H2 C2 C1 यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, हम इस एंगल की बात नहीं कर रहे हैं। H1 C1 C2 इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, इसकी हम इस मतलब इसको ले रहे हैं, ये पूरा एक हो गया, ये पूरा एक हो गया, ऐसे कर रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इस एंगल को मतलब इसके और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग क्या कर रहे हैं, डायहेड्रल एंगल कह रहे हैं। तो अभी इस एंगल में क्या शामिल हो रहा है, H1 शामिल हो रहा है C1 और ये C2, फिर H2 C2 ये C1, तो इनके बीच में जो ऐसे घुमाया जाएगा, ये जो एंगल बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, डायहेड्रल। अब जैसे ये अगर कहा जाए यहाँ पर डायहेड्रल एंगल क्या है, तो दोनों पैरेलल दिख रहे हैं फिंगर में, दोनों फिंगर क्या दिख रहे हैं, इसका मतलब 0 है। अब एक को फिक्स किया, ऐसे घुमा दिए, तो अब मान लो हम बोल रहे हैं 60 डिग्री से, जरूरी 60 ये दिख रहा हो, बहुत सा 50 दिख रहा हो, 40, लेकिन हम 60 कर रहे हैं तो 60 है। तो अब ये जी इस एंगल को लोग क्या कर रहे हैं, डायहेड्रल एंगल, ऐसे पास में ले आए हैं, तो ये देखो, ठीक है, तो ये चीज है। तो अब यहां पर जो कंक्लूजन है उसको हमने लिख दिया है कि हेडिंग क्या थी, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर ऑफ एथेन। तो एथेन हेडिंग डाले हैं, बाकी जो लिखा रहे हैं सबके लिए लिखा रहे हैं। कोई भी कंपाउंड होगा उसमें इनफाइनाइट स्ट्रक्चर होंगे। कैसे कैसे, जैसे हमने कहा कि ये है पैरेलल है, एंगल कितना है 0। अब हम लोग इसको 0.1 से घुमाए, 0.2 से घुमाए, 0.3 से घुमाए, 0.4 से घुमाए, 0.5 से घुमाए, ऐसे बोलते जाओ 60 तक। तो बहुत सारे हो सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब ये नहीं जिसके बारे में कुछ जानते नहीं, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा का मतलब जिसके बारे में फिर चर्चा न किया जाए। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाए फिर उसके बारे में चर्चा नहीं करना है, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड लेंगे तो वहां पर इनफाइनाइट स्ट्रक्चर होंगे। जो सबसे अनस्टेबल होगा उसको इक्लिप्स कहेंगे। इक्लिप्स लिखा गया कि नहीं लिखा गया, नहीं लिखा गया। और जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसको क्या कहेंगे, स्टैगर्ड। तो ये इक्लिप्स है, और ये क्या है बेटा, स्टैगर्ड। इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में इनफाइनाइट स्ट्रक्चर होंगे, जिसको आप स्क्यू या गाच स्ट्रक्चर लिख लेंगे। थोड़ा सा लिख लो, देयर आर इनफाइनाइट स्ट्रक्चर, एक बार लिखा देना, बाकी नहीं लिखाएंगे फिर। देयर आर इनफाइनाइट स्ट्रक्चर इन बिटवीन इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड। देयर आर, ऐसे लिखेगा, देयर आर इनफाइनाइट स्ट्रक्चर फॉर एनी कंपाउंड, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर फॉर एनी कंपाउंड। मोस्ट स्टेबल स्टैगर्ड, मोस्ट अनस्टेबल इक्लिप्स, इन बिटवीन टू इनफाइनाइट स्ट्रक्चर, इनको क्या कहेंगे, गाच और स्क्यू। क्या कहेंगे भैया, गाच या स्क्यू कहेंगे। डायहेड्रल एंगल ऑफ इक्लिप्स कितना, 0 डिग्री। डायहेड्रल एंगल ऑफ स्टैगर्ड कितना बेटा, 60 डिग्री।
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इक्लिप्स कितना भैया 12.4 किलो जूल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टैगर्ड कितना बेटा 0 किलो जूल। एनर्जी बैरियर ऑफ इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड। एनर्जी बैरियर का मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस एनर्जी का है। तो स्टैगर्ड को इतनी एनर्जी दे दिया जाए इतनी, तो इक्लिप्स में बदल जाएगा, या इक्लिप्स से इतना ले लिया जाए तो किसमें बदल जाएगा स्टैगर्ड में। तो इसका मतलब एक दूसरे में चेंज होने के लिए उतनी एनर्जी की जरूरत होगी, जिसको आप लोग क्या कहेंगे एनर्जी बैरियर कहेंगे। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि रूम टेम्परेचर पे सॉरी अगर आपसे कहा जाए कि क्या हाँ रूम टेम्परेचर पे एथेन में स्टैगर्ड फॉर्म कितना पाया जाता है, तो आप कहेंगे 75%। तो लिख लेंगे एट रूम टेम्परेचर स्टैगर्ड फॉर्म of C2H6 75%। 100% स्टैगर्ड फॉर्म पाया जाएगा या नहीं, इज नॉट फाउंड। क्यों नहीं पाया जाएगा? एज एनर्जी बैरियर बिटवीन टू is very less. Energy barrier between two is very less, and can be attained from simple collision। ध्यान देना बेटा, तो दोनों के बीच में जो एनर्जी बैरियर है वो काफी कम है, और जो सिंपल कोलिजन से मिल जाता है। जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो एनर्जी चेंज होता है ना उनके बीच में, और सिंपली जब ये कोलाइड करेंगे तो जैसे 12.4 किलो जूल का है तो वो एक्सचेंज हो जाएगा उतना। तो एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, उतनी एनर्जी चेंज होती रहती है। तो इक्लिप्स स्टैगर्ड में और स्टैगर्ड इक्लिप्स में बदलता रहता है। लिख लो फिर थोड़ा सा आगे बताया जाए। चलो बेटा भैया रिमूव कर रहे हैं। चलो अब ध्यान देना, इधर ध्यान दो। प्रोपेन की बात करें तो यहाँ पे हमें कोई नई लाइन नहीं जोड़ना, पहले आपको समझना है चीजों को। ये देखना बेटा, ये चीजों को समझना है केवल। ये एथेन है ना, एक H को CH3 कर दिया गया, तो मतलब जो H दिख रहे थे उसी में किसी एक को क्या कर दो CH3 कर दो। ये CH3 कर दिए इसको, ये 3 H हो गए। इस कार्बन के तीनों H मतलब ये लिख दिए गए, और पीछे इस कार्बन के H पीछे दिखाए जा रहे हैं। H ये समझ रहे ना? तो इसको क्या कहोगे इक्लिप्स। क्या कहोगे भैया इक्लिप्स। पोटेंशियल एनर्जी 14.2 किलो जूल। डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री। यहां पर भी 60 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। तो अब ये किस में बदल जाएगा स्टैगर्ड में भैया? ठीक है,
यहां पर देखो बेटा ब्यूटेन C4H10, इधर देखो, इधर देखो, ये प्रोपेन बनाया ना, इसी एक H को और क्या कर दें, CH3 कर दें, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। तो इसका मतलब देख लो, ऐसे देखो, ये कार्बन 1 समझिएगा, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, ये बांड किस किस कार्बन के बीच में घूम रहा है? हाँ, कार्बन 2 और 3, 1 2 3 4, तो 2 3 के बीच में घूम रहा है। और कौन कौन से कार्बन घूम रहे हैं? 1 और 4। कुछ भी पूछा जा सकता है। ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, इसको फुल्ली इक्लिप्स कहेंगे। स्क्यू, आर्गाच, पार्शियली इक्लिप्स, एंटी स्टैगर्ड, एंटी स्टैगर्ड। क्वेश्चन है, आपने फुल्ली पार्शियली इक्लिप्स को 120 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया है, कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा? पार्शियली इक्लिप्स को 120 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया है, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भैया? क्या मिलेगा जी? खड़े हो। क्या मिलेगा? बैठो, तुम बोलो। एंटी स्टैगर्ड, ये तो 60 डिग्री के बाद ही मिल गया है। वही मिलेगा, इसको 120 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है ना, तो 120 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाए तो पहले 60 डिग्री पे मिल गया, और फिर 60 डिग्री जब घुमाओगे तो ये CH3 किसके पास आ जाएगा? H के पास। CH3 किस में है? H के पास, मतलब वही मिलेगा। ठीक है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया। खड़े रहो।
पीछे पीछे 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया। अब क्या मिलेगा? हाँ, ये तो 60 डिग्री 120 पे ही आ गया, 180 कह रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे भैया, तुम खड़े हो, तुम लोग दिमाग ले चलते हो घर रख के। फुल्ली इक्लिप्स यहाँ पर पीछे चलो 60 60 120 डिग्री फुल्ली इक्लिप्स मिल गया और 180 कह रहे हैं। तुम चलो खड़े हो, एंटी एंटी स्टैगर्ड। तुम भैया बैठ जाओ, सभी सभी देखो बैठ जाओ। ये एंटी क्लॉक इधर घुमाना है पीछे को, तो 60 पर ये क्या मिला, इसको फिर 60 पे, अब फिर जब 60 घुमाओगे तो CS3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये CS3 कहाँ किस स्थिति में दिख रहा है? यहाँ पे किसमें दिख रहा है? इस क्यू में। किसमें दिख रहा है? इस क्यू में। तो कौन मिल जाएगा? इस क्यू। ठीक है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना भैया? 18.4 किलो जूल। पोटेंशियल एनर्जी 0 किलो जूल। स्टेबिलिटी ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होना चाहिए? एंटी स्टैगर्ड, फिर स्क्यू, फिर पार्शियली इक्लिप्स, फिर फुल्ली इक्लिप्स। स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता है। Which structure is obtained when partially eclipse structure of butane is rotated by 120 degree in clockwise manner? Partially eclipse, anti-staggered, fully eclipse, skew। क्या? तो ये एक आइडिया आपको दिया कि इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक भैया, ये ध्यान रखिएगा। बाकी तो बहुत सारे आप देख ही रहे हो। स्टेबिलिटी ऑर्डर ध्यान रखिएगा, व्हिच वन इज मोस्ट स्टेबल, व्हिच इज मोस्ट अनस्टेबल। ठीक है, रिमूव कर रहे हैं इसको, रिमूव कर दें। रिमूव कर रहे हैं। चलो, साइक्लोहेक्सेन
साइक्लोहेक्सेन। इसको दोनों को चेयर कहेंगे। बोट। ये चेयर है, वो थोड़ा सा गलत बन गया था तो उसको चेयर बोल दिया था हमने, गलत था। ठीक है। तो कार्बन नंबर 1 C1, C2, C3, C4, C5, क्या हो जाएगा C6। यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या कहेंगे भैया? चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट, हाफ चेयर, एक बार ये भी पूछा गया कि कौन कायरल होगा इसमें? चेयर कायरल होगा। यहां पर HF होगा, फ्लैग पोल हाइड्रोजन। क्या होगा? ये 1.84 एंगस्ट्रॉम।
ठीक है, तो ये एनर्जी याद रखिएगा। यहां पर इन बिटवीन चेयर एंड बोट कन्फॉर्मेशन, बोट कन्फॉर्मेशन इज लेस स्टेबल। ध्यान देना बेटा, चेयर और बोट कन्फॉर्मेशन में बोट की जो स्टेबिलिटी होगी वो कम होगी। कारण क्या है? दो। कितने कारण हैं? दो। पहला इक्लिप्सिंग इंट्रैक्शन, इक्लिप्सिंग इंट्रैक्शन। Add carbon number 2, 3, 4, 2, कार्बन नंबर 1, फिर गलत हो रहा है। कार्बन नंबर 2, 3, 5 and 6 of both hydrogen are in eclipse condition। इक्लिप्स कंडीशन मतलब ये होता है, ध्यान देना बेटा, ये देखिए ये होता है ऐसे नजदीक होंगे, और जो चेयर होता है उसमें सभी स्टैगर्ड में होते हैं, उसमें सभी क्या होते हैं? स्टैगर्ड में होते हैं, तो दूर होते हैं। देखो ऐसे, अभी समझाएंगे आगे, फैक्टर अफेक्टिंग में समझाएंगे। तो ध्यान दो, अगर ऐसे हैं, इधर देखिएगा, अगर ऐसे हाइड्रोजन हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड नजदीक होंगे, रिपल्सन होगा, एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। लेकिन अगर ऐसे स्टैगर्ड कर दो तो दूर हो जाएंगे, रिपल्सन कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बोट में 2 पर, 3 पर, 5 पर और 6 पर क्या होता है? इक्लिप्स होता है। ठीक है, इक्लिप्स कंडीशन। हेंस मोर इंट्रैक्शन एंड लेस स्टेबिलिटी। While in chair, all hydrogen are staggered। दूसरा बोलो बेटा, दूसरा में फ्लैग पोल इंट्रैक्शन, फ्लैग पोल इंट्रैक्शन। At C1 and C4 of both hydrogen are known as, ये भी पूछा था, फ्लैग पोल हाइड्रोजन किस में पाए जाते हैं? फ्लैग पोल हाइड्रोजन, और किस पोजीशन पर पाए जाते हैं? ड्यू टू क्लोजनेस, यहां पर डिस्टेंस लिख देते 1.84 ना, वैसे 2.29 होना चाहिए।
their interaction decreases stability. Their interaction decreases stability. तो ध्यान देना भैया, कुछ कहा नहीं ऐसा क्या पूछा जाता है, समझ रहे हो ना। फ्लैग पोल हाइड्रोजन कहां पे पाया जाता है, पोजीशन याद रखना है, C1 C4 पर किस में पाया जाता है, बोट कन्फॉर्मेशन में, ठीक है। बोट कन्फॉर्मेशन में कौन कौन से हाइड्रोजन एक्लिप्स में होते हैं, तो 2, 3, 5 एंड 6, 1 और 4 क्या होते हैं, फ्लैग पोल होते हैं। स्टैगर, इसमें चेयर में सभी क्या होते हैं, स्टैगर होते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट और क्या हो जाएगा बेटा, हाफ चेयर। चेयर कन्फॉर्मेशन इज कायरल, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, जो कायरल होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इसको रिमूव कर दें, यहां पर ध्यान दो। एक बार आपके नीट का ही क्वेश्चन है ये, सभी कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होंगे। सभी कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होंगे, ए ई ई ए ई ए ई ई ए ए ई ए, एच ए एक्सियल हाइड्रोजन, एच ई बोला बेटा इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, एच ए above and below the plane, in alternate manner. HE in and out the plane, in alternate manner. इधर ध्यान दो, कॉपी लाओ मैं, ये ध्यान दो बेटा। जैसे ये एक प्लेन है, ठीक है, लो पेन लो, लेंगे नहीं डरो मत। ये ध्यान दो, ये एबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन हो गया। मतलब कार्बन नंबर 1 अगर बोला जाए तो ये एबव द प्लेन और ये क्या हो गया, बिलो द प्लेन। मतलब एक पर, पहले पर अगर ये एबव है तो दूसरे पर क्या हो जाएगा, बिलो। तो ये सिस दिख रहा है, ट्रांस दिख रहा है, ट्रांस दिख रहा है ना, मतलब एंटी या ट्रांस दिख रहा है। और एक हाइड्रोजन आउट द प्लेन होगा तो दूसरा हाइड्रोजन क्या होगा, इन द प्लेन। क्या दिख रहा है, ये ट्रांस। तो ये इक्वेटोरियल है और ये क्या है, एक्सियल है। तो ऐसे होगा, समझो ना, और इस पर ऐसे अंदर और नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो वही बताया गया है कि एक जो है एबव द प्लेन होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन। अच्छा, अब ये ध्यान दो, एच ए आर एच ई ऑफ अल्टरनेट का, सॉरी एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन, ये क्या होगा, ट्रांस। एच ए आर एच ई ऑफ अल्टरनेट कार्बन, सिस। एक मिनट, हेलो, बस आ रहे हैं, रुको।
ठीक है। तो HARHE ऑफ अल्टरनेट कार्बन क्या हो जाएगा, सिस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आर लिखा गया है, मतलब एंड नहीं लिखा गया है, मतलब या तो दोनों का आप एक्सियल लो या दोनों का क्या लो, इक्वेटोरियल। ठीक है, HA अब की क्या लिख रहे हैं, एंड HE ऑफ एडजेसेंट कार्बन, ये सिस होगा। मतलब पहले कार्बन का अगर आपने HA लिया है तो दूसरे का HE ले लो। फिर से ध्यान सुनो, पहले का HA दूसरे का HA ट्रांस होगा, पहले का HE दूसरे का HE ट्रांस होगा, पहले का HA तीसरे का HA सिस होगा, पहले का HE तीसरे का HE सिस होगा, पहले का HA दूसरे का HE क्या होगा, सिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब ऐसे नहीं पूछा जाएगा, अब बताएंगे आपको। अच्छा ये ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये एक कार्बन है, इसको क्या बोलोगे, एक्सियल या इक्वेटोरियल, एक्सियल हाइड्रोजन, इसको क्या बोलोगे, इक्वेटोरियल। या तो बाहर है या तो इन है, ये तो 90 डिग्री से ऐसे घुमा दिए। अब ये जो HA कह रहे थे इसको क्या कहोगे, HE, और जिसको HE कह रहे थे उसको क्या कहोगे, HA। क्या कहोगे, HA। 90 डिग्री घुमा देने पर, और इस घटना को कहेंगे रिंग फ्लिपिंग। ये एक बार CBSE PMT में पूछा गया था। ठीक है, तो नोट करके लिख लेना। When bond around any carbon is rotated by 60 degree, 90 degree, HA convert into HE एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उसका उल्टा भी सही है, HA HE में और HE HA में। एंड फिनोमिना इज नोन एज रिंग फ्लिपिंग। नीट सॉरी CBSE PMT में पूछा गया है, रिंग फ्लिपिंग। एक क्वेश्चन इन गिवन क्वेश्चन है, in given compound both CH3 are cis trans, may be cis or trans none। क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाए, एबव द प्लेन बिलो द प्लेन। ये तो एक्सियल है, ये दोनों इक्वेटोरियल हैं, तो पहले का एक्सियल और दूसरे का इक्वेटोरियल क्या होता है, सिस। क्या होता है, ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो आज यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे तो फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी देख लेंगे, मतलब कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। थोड़ा बहुत छोटे मोटे पॉइंट, छोटे छोटे 2-3 और पॉइंट बच रहे हैं, ठीक है। आधे घंटे में हो जाएंगे मुश्किल से। और फिर तो हम लोग आ जाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म पे, इंडक्टिव इफेक्ट पाएंगे, ठीक है। हाँ रेगुलर रहोगे समझ में आएगा, नहीं फिर ऐसे क्वेश्चन बताए वाला। हाँ